फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की ज़िंदगी पर एक फ़िल्म बनी सैम बहादुर। अभी भी चल रही है और लोग उसे देख रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आज की बातचीत इसी फ़िल्म पर। बातचीत से पहले मैं एक दो बातें ये शेयर करना चाहूँगा कि मुझसे कई दोस्तों ने कहा कि आपको फ़िल्म प्रीव्यू करना चाहिए, करते रहना चाहिए। और फिर कुछ स्टूडेंट्स ने भी कहा कि अगर आप फ़िल्म एनालिसिस या फ़िल्म एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़िल्म्स को प्रीव्यू करें, उस पर अपनी राय, अपनी टिप्पणी, कुछ सुझाव देते रहें, तो हमारे लिए भी फ़िल्म को देखने का नज़रिया बदलता है और हमें भी कुछ अच्छी चीज़ें जानने सीखने को मिलेंगी। तो इसी इरादे से मैंने ये सोचा कि बीच-बीच में कुछ-कुछ फ़िल्मों का प्रीव्यू करता रहूँगा। तो सैम मानेकशॉ की जीवनी पर आधारित ये फ़िल्म सैम बहादुर कुल मिला के एक बहुत अच्छी कोशिश है। हालाँकि बायोपिक फ़िल्में जितनी भी बनी हैं, उसमें राइटर्स के साथ एक दिक्कत तो आ जाती है। वो दिक्कत इधर भी देखी गई है। पहले तो फ़िल्म की अच्छाइयों पर एक नज़र डालते हैं। राइटिंग की दृष्टि से जितने इम्पोर्टेंट इवेंट्स सैम मानेकशॉ की ज़िंदगी में थे, उसको अच्छे से पिरोया गया है, एक सिलसिलेवार तरीके से। बर्मा के युद्ध से लेकर 71 के युद्ध तक और उसके बाद फील्ड मार्शल की उपाधि, एक लंबा सफ़र है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में इस तरह के 40-45 वर्षों को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाना एक जोखिम भरा काम है राइटिंग टीम के लिए। तो राइटिंग टीम ने फिर भी एक अच्छा प्रयास तो किया है। हालांकि उसमें बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, जिनका जिक्र थोड़ी देर में करता हूँ। डायरेक्टर मेघना गुलजार ने बहुत प्यार से फिल्म बनाई है। उसमें एक शिद्दत, फिल्म के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं जिसमें सिनेमाटोग्राफी, उसके अंदर की लाइटिंग, शॉट टेकिंग, लोकेशंस, कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टी और आर्ट डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक ख़ास टाइम पीरियड के सीक्वेंसेस हैं, उनमें वो ऑथेंटिक तरीके से उसको शूट करना विद फर्नीचर एंड सेट्स एंड अदर थिंग्स, ये अपने आप में ऐसी फिल्मों में बहुत बड़ा चैलेंज होता है डायरेक्टर के लिए। और अक्सर डायरेक्टर्स इसमें आनंद भी लेते हैं, उन्हें अच्छा लगता है एक ऐसी दुनिया को दिखाना जो आज से पुराने समय का है। नियरली 70-80 साल पुराना टाइम तो है ही, तो उसमें वो ऑथेंटिसिटी लाना अपने आप में एक मेहनत भरा काम है। तो इसे डायरेक्टर ने बखूबी निभाया है। जितने भी बैटलफील्ड के सीक्वेंसेस हैं, जितने भी आर्मी कैंटोनमेंट, आर्मी वर्ल्ड के सीन्स हैं और उनका पिक्चराइजेशन है, वो बहुत अच्छा है, ऑथेंटिक है। एक सच्ची दुनिया दिखती है, सच्चे जवान दिखते हैं, ऑफिसर्स की अपनी एक सच्चाई दिखती है। ख़ासकर जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट सैम मानेकशॉ हैं। फिर म्यूज़िक में गाने तो बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ है उन्होंने अपना इम्पैक्ट अच्छा ही डाला है। परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात करें, उसमें विक्की कौशल के पास तो स्कोप था ही और उन्होंने उसको बखूबी निभाया है। चेहरे और मूंछ से वो कैरेक्टर के काफ़ी नज़दीक दिखे हैं। इसके लिए पूरी टीम को कंग्रेचुलेशंस कि करीब करीब चेहरा मिलाने की कोशिश की गई है। ख़ासकर विक्की का अपना जो चिजल्ड फेस है, उसने उसे बहुत नज़दीकी प्रदान की है। सैम के रियल फेस के आसपास वो आ पाए हैं। परफॉर्मेंस में भी जो बातचीत के ज़रिए जिस तरह से वो डायलॉग बोले हैं इस फिल्म में, वो अच्छा है। कुछ जगह पे थोड़ा सा है, डिफेक्टिव एरियाज़ भी कुछ हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज एक आर्मी ऑफिसर, और जिन्होंने सैम मानेकशॉ के अगर वीडियोस देखे हो और पुराने ऑफिसर्स जिन्होंने सैम मानेकशॉ को व्यवहार करते हुए देखा होगा, उन्होंने जाना कि ये एक पारसी व्यक्ति है जिसका थोड़ा सा पंजाबियत से भी प्रेम है, लेकिन साथ ही साथ उनका अंग्रेज़ी पे बहुत अच्छा कमांड और अथॉरिटी है। तो वो भी दिखाई दिया है कई जगहों पे, और कई जगह पे वो कम भी पड़ा है विकी कौशल की परफॉर्मेंस में। लेकिन बाय एंड लार्ज ही इज़ एबल टू कैरी द होल फिल्म ऑन हिज शोल्डर्स। उसमें राइटिंग टीम ने तो पूरा भार इन्हीं के कंधों पे रखा है। और 1933 से लेके अभी तक, जब तक वो गुजरे नहीं या उससे पहले तक, जब तक उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि मिलती है, तब तक का एक लंबा सफ़र निभाना
ये भी जोखिम भरा काम था एक्टर के लिए, पर उन्होंने किया और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं मिस्टर विकी कौशल। उसके अलावा जो दूसरे एक्टर्स हैं, जिसमें उनकी वाइफ सीलू का रोल करने वाली सानिया मल्होत्रा, और फिर इंदिरा गांधी की एक प्रमुख भूमिका है इसमें, जिसे फातिमा सना ने प्ले किया है। तो कैरेक्टर्स तो अच्छे बने हैं, उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, और दोनों एक्टर्स के पास जितना स्कोप था उन्होंने किया। इंदिरा गांधी की भूमिका में बहुत कुछ कहना है मुझे, स्क्रिप्ट में जितना था उतना उस एक्ट्रेस ने किया है अपनी ईमानदारी से, विच इज़ वर्थ अप्रिशिएटिंग। ओवरऑल स्क्रिप्ट में जो अच्छाई है वो ये है कि जो रियल फैक्ट्स हैं, रियल हिस्टोरिक इंसिडेंट्स हैं, उनको मेंटेन करते हुए राइटिंग टीम चली है। इंटरवल पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से, ड्रामेटिक तरीके से आया है जब इंदिरा गांधी की एंट्री होती है, और वो और फील्ड मार्शल या सैम मानेकशॉ एक दूसरे से एक प्रकार से ऐसे भिड़ंत की तरह दिखाई देते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। क्योंकि इतिहास में इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ के बीच का जो एक दौर था, उसमें लव हेट पूरा था, उसका जिक्र भी थोड़ी देर में करूँगा। तो वो बहुत अच्छा पॉइंट ढूंढा राइटर्स ने, इंदिरा गांधी वर्सेस सैम मानेकशॉ इंटरवल पॉइंट। उसी तरह फिल्म जब आगे चलती है सेकेंड हाफ में, और 71 वॉर का पूरा जो आखिरी करीब 10-15 मिनट है, बांग्लादेश का लिबरेशन, वहाँ पे सिविल वॉर और मुजीबुर रहमान का राइज, और यहाँ से सपोर्ट सिस्टम और आर्मी की भूमिका, और फिर वो किस तरह से आर्मी जीतती है और किस तरह से सरेंडर करवाती है पाकिस्तान को, ये सब बड़े अच्छे और ऑथेंटिक तरीके से दर्शाया गया है, जिसके लिए डायरेक्टर और पूरी टीम को बधाइयाँ। अच्छा काम किया है। अब अभी भी मैंने हॉल में जाके फिल्म देखी, और उसमें भी हॉल में लोग भरे हुए थे, और बहुत लोग इस किस्से को अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने इतिहास के पन्नों से थोड़ी सी वाकफियत हासिल की है। उन्हें ज़रूर ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंडियन हिस्ट्री का मालूम होगा, और उसमें सैम मानेकशॉ की भूमिका के बारे में वो सब जानते होंगे, इसलिए उन्होंने इसको पसंद किया। उसके अलावा इस पूरी फिल्म में जो ये ख़ास बात है, वो आर्मी की दुनिया जिस तरह से दिखाई जा रही है, जिस तरह से दिखाई गई है इस फिल्म में, उससे भी एक जोश और एक पॉजिटिविटी का फील आता है, जो कि अच्छा है। कई जगह वो थोड़ा सा ड्रैग करता है और मोनोटनस हो जाता है, जो कि एक बायोपिक में ये होता ही है, उससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि एक व्यक्ति की ज़िंदगी है और आप उसमें कितने रंग दिखाएंगे, ये राइटिंग टीम के साथ सबसे भारी और सबसे मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए कई बार वो एक डॉक्यूमेंट्री का फील आ जाता है जनरली किसी भी बायोपिक में, अगर हम उसमें स्क्रिप्ट के बहुत ज़्यादा एरियाज़ में फिक्शन की सहायता न लें। तो ऐसे कैरेक्टर की जीवनी पर जब आप काम कर रहे हैं, तो आपके पास फिक्शन का स्कोप कम रहता है, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर और बेहतर चीज़ें लाई जा सकती थी स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिनेरियोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि एक्टर इसमें एक ही है जो थ्रू आउट शुरू से अंत तक है, और दूसरे हर 5-10 मिनट में कैरेक्टर्स और एक्टर्स बदल रहे हैं। तो ये भी एक दिक्कत आ जाती है फिल्म को देखने में, क्योंकि अक्सर एक बात कही गई है कि पूरी फिल्म में अगर कुछ रेगुलर एक्टर्स हैं और उनके आपसी रिश्तों को लेकर ही आप कहानी बुनते हैं, तो वो ज़्यादा मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और सार्थक बनी रहती है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अभी भी अच्छा कर रही है, विच इज़ एन अचीवमेंट, और इसके लिए पूरी टीम को बधाई, और इस तरह की फिल्में बनाते रहें और बायोपिक्स पर। अब थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि बायोपिक पे जब आप फिल्म बनाते हैं, तब उसमें जो दिक्कतें आती हैं, उससे जो थोड़ा सा पूरी एक फिल्म स्क्रिप्ट में कमज़ोरियाँ आती है, उस पर थोड़ी सी बात, और इतिहास के जिन पन्नों से इन्होंने गुजारा है इस फिल्म को, उसमें और क्या पन्ने होने चाहिए थे, इस पर थोड़ी सी बात, और थोड़ा सा एक इवैल्यूएशन से पहले मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि मैं मेघना गुलजार को एज ए डायरेक्टर बहुत अच्छा डायरेक्टर मानता हूँ। विक्की कौशल एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, और जितने भी एक्टर्स जिन्होंने इसमें दूसरी भूमिकाएं निभाई हैं, जैसे कभी ये अपने नीरज कवि ने नेहरू की भूमिका निभाई और अलग ढंग से निभाई, और बहुत ही अच्छा काम किया है। नेहरू के आखिरी दिनों को उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया, छोटे से
कैरेक्टर में सरदार पटेल की भूमिका में कितना अच्छा काम हमारे साथी एक्टर ने किया है। उसी तरह कई लोग जो थोड़े थोड़े वक्फे के लिए आए हैं उन्होंने पूरा जस्टिस किया है अपने रोल के साथ, लेकिन पूरी कहानी में वो चूँकि थोड़े ही वक्त के लिए आ रहे हैं और घटनाक्रम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, इसीलिए दर्शक पूरी तरह से उस चरित्र से अपना संबंध नहीं बना पाता। ये हर बायोपिक में दिक्कत होती है। बायोपिक्स के बारे में बात करें तो आज तक की सबसे क्लासिक बायोपिक जो बनी है मेरी नज़रों में वो महात्मा गांधी की जीवनी है। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म है और आई एम श्योर कि जो भी बायोपिक बनाता होगा वो महात्मा गांधी पर जो फिल्म बनी है उसका स्क्रीन प्ले ज़रूर स्टडी करते होंगे, देखते होंगे, और वो स्क्रीन प्ले वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन प्लेज माना जाता है स्क्रीन प्लेज की दुनिया में। बहुत समय लगा कि उन्होंने काम किया है। खैर, उसमें एक प्लस पॉइंट ये था कि गांधी जी भारत के लिए इतने बड़े व्यक्ति थे कि उनके जीवन की हर इम्पॉर्टेंट इवेंट, हर इम्पॉर्टेंट घटना आम आदमी को भी मालूम है, तो वो उससे कनेक्टेड होते हैं। फिर उनकी अपनी बायोग्राफी है जो हर भाषा में छपी है, तो उन्होंने अपने वो छोटी उम्र से लेके वो किस तरह से फादर की डेथ हुई और वो अपने बीवी के साथ कमरे में थे, वहाँ से लेकर उनकी धर्म में इंटरेस्ट, तो साउथ अफ्रीका में पैसिव रेजिस्टेंस की मूवमेंट, फिर इंडिया आना, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का नियंत्रण संभालना, फिर जितने भी कार्य उन्होंने किए हैं वो सबको पता है। इसलिए उस फिल्म को अप्रिशिएट करना आसान हो जाता है। फिर वो अगर बनी इतने भव्य लेवल पे है तो और भी सोने पे सुहागा वाली बात है। लेकिन सैम मानेकशॉ के जीवन की कुछ ही उपलब्धियां आम जनता को पता है, खासकर 71 का वॉर और उसके बाद वो पहले फील्ड मार्शल बनाए, ये बात। बाकी उन्होंने पहले क्या किया और किस तरह से किस युद्ध में शामिल थे ये आम आदमी नहीं जानता, इसलिए वो बहुत इजीली आइडेंटिफाई नहीं करता। फिर उनके कैरेक्टर की एक और खासियत है कि वो बहुत बड़े ही डिसिप्लिन थे और साथ ही साथ उनका ह्यूमर भी अच्छा था जो इसमें रखने की कोशिश की गई है, और विकी कौशल ने एज एन एक्टर उस ह्यूमर को मेंटेन किया है जगह जगह पे। अगेन वो एक अच्छी बात है, मगर वो अपने जवानों के लिए, अपनी टीम के लिए बहुत ही अच्छे लीडर थे। सिर्फ अच्छे मोटिवेटर नहीं थे बल्कि उनकी प्रॉब्लम्स को समझने वाले, उनकी दिक्कतों को समझने वाले और उनकी मुसीबत में उनका साथ देने वाले लीडर थे। ये उनकी खूबी थी, इसलिए जवान उन्हें पसंद करते थे, इसलिए वो अपने आर्मी में एक पॉपुलर लीडर के रूप में जाने गए। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट में कहाँ कुछ और हो सकता था। फिल्माने में तो कहीं कोई कमी नहीं आई है, लेकिन स्क्रिप्ट में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती थी जो फिल्म को और ड्रामेटिक भी बनाती और इंटरेस्टिंग भी बनाती, जो कि आखिरकार है तो फिल्म, हम कोई किताब तो पढ़ नहीं रहे। सैम मानेकशॉ की अगर ज़िंदगी पर कोई किताब लिखी जाती तो इसी तरह से लिखी जाती। तो कहानी में क्या हो सकता था और क्या होना चाहिए था जिससे फिल्म और ज़्यादा कस जाती ड्रामा के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे मन में कई सवाल आए और कई बिंदुओं पर मैं सोचता रहा। सबसे पहला जो डिफेक्टिव एरिया स्क्रिप्ट में आता है वो बायोपिक की मजबूरी है, जो मैंने पहले थोड़ी देर कहा। उसमें ड्रामा के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसे हम यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ पर्सन कहते हैं, ये अरिस्टोटल द्वारा दिया गया एक थ्योरी है कि अच्छे ड्रामा में ये होना ज़रूरी है, तभी वो देखने वाला उस ड्रामा के चरित्रों से एक प्रकार से संबंध बना सकता है। अगर टाइम प्लेस पर्सन में यूनिटी नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है ऑडियंस को उस ड्रामा से या फिल्म से रिलेट करने में। तो बायोपिक्स के साथ पहली दिक्कत तो यही थी और इसमें भी वही आई। फिर इतिहास के कुछ पन्ने हैं। हमने 65 वॉर को कंप्लीटली मिस किया। मैं इतिहास का भी स्टूडेंट रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस का भी रहा हूँ, तो कॉलेज के दिनों से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं हम लोग आपस में खूब डिबेट करते थे, बात करते थे और पढ़ते भी थे। तो उस वजह से काफ़ी इन्फॉर्मेशंस जहन में है। जैसे हमने 62 वॉर को देखा, इसमें नेहरू के नेतृत्व में हुआ, और उसके बाद हम सीधे इंदिरा गांधी के एंट्री से 71 के वॉर में चले जाते हैं, थोड़ी बहुत फ्रिक्शन के बाद। लेकिन 65 का जो वॉर था इंडिया और पाकिस्तान का, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट वॉर था और उसी ने नींव रखी जो बाद में 71 का वॉर बना। वो जानना मेरी नज़र में
हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो थोड़ा भी इंटरेस्ट लेता है आर्मी की लाइफ में, सैम मानेकशॉ की लाइफ में और इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। तो उस पर मैं थोड़ा सा खुलासा करना चाहूँगा कि अगर ये पन्ने भी इसमें ऐड किए गए होते तो फिल्म और रंगारंग बनती ड्रामा की दृष्टि से। 65 का जो वॉर हुआ उस वक्त जनरल चौधरी हमारे लीडर थे आर्मी में, और आर्मी ने ये ठान लिया था कि हम लाहौर को कैप्चर करेंगे और लाहौर के साथ कश्मीर का सौदा करेंगे। लाहौर से हम 21 किलोमीटर दूर थे इंडियन आर्मी, और लाल बहादुर शास्त्री तब देश के प्रधानमंत्री थे। ऐसा मैंने बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज से जाना है, सुना है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का फ़ोन शास्त्री जी के पास आता है और उन्हें धमकी भरे स्वर में कहा जाता है अपने आर्मी को पीछे हटाओ, अदरवाइज वी आर जस्ट गोइंग टू अटैक यू राइट नाउ। तो 65 वॉर इस तरह से ख़त्म होती है, अदरवाइज वॉर इंडिया जीत चुका था। और इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी यही बनाई थी कि कश्मीर का सौदा हम लाहौर से करेंगे। तो लाहौर कैप्चर करने में बस 20 किलोमीटर की दूरी थी। तो ये जो हम वॉर नहीं जीत पाए, 65 का वॉर ऑफिशियली किसी ने नहीं जीता, ऐसा इतिहास में माना जाता है। तो इससे इंडियन आर्मी बहुत 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 नाखुश थी, उनके अंदर भयानक आक्रोश था। इस सिनेरियो से इंडियन आर्मी को अपने लीडर्स पे गुस्सा आता था। उसमें सिर्फ जो इंडियन आर्मी के जनरल्स और लेफ्टिनेंट कर्नल्स और ब्रिगेडियर्स ही नहीं थे, बल्कि जो सिपाही भी थे, बिकॉज दे लॉस्ट अ विनिंग बैटल। और इंडिया का जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम इंटरनेशनल सिनेरियो में कश्मीर की वजह से इंडिया और पाकिस्तान को लेकर चल रहा था, उसका मसला इस तरह से हल हो रहा था और हम कर नहीं पाए। तो बैकग्राउंड ये है कि आर्मी में आक्रोश और आर्मी में बगावत के बीज आ चुके थे। आर्मी में इस तरह की भी बात फैल रही थी कि हमें पॉलिटिकल लीडर्स की परवाह के बगैर ही कुछ कर लेना चाहिए। अब ऐसे सिनेरियो में 65 के बाद ताशकंद समझौता हुआ और शास्त्री जी गुजर गए या मारे गए या हत्या हुई, व्हाटएवर हुआ, लेकिन पॉलिटिकल वर्ल्ड में चेंज आया कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। अब यहाँ जो कांग्रेस पार्टी में एक चेंज आता है तो पॉलिटिकल वर्ल्ड में, पॉलिटिकल सिनेरियो में भी एक ड्रामेटिक चेंज आता है। कांग्रेस की अपनी पकड़ पूरी तरह से नहीं रही जो उनके कंट्रोलर्स थे। इंदिरा गांधी को लॉन्च करने की एक टीम बनी जो नहीं चाहते थे कि दूसरे जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, जिसमें कामराज थे, जिसमें मोरारजी देसाई थे और भी कई ऐसे दावेदार थे जो प्रधानमंत्री बन सकते थे। इस वजह से कांग्रेस में एक फूट पड़ गई थी और 69 तक आते आते कांग्रेस बट गई। कांग्रेस न्यू और कांग्रेस ओल्ड, इस तरह से कांग्रेस डिवाइड हुई। तो हमारा पॉलिटिकल वर्ल्ड इस तरह से फंक्शन कर रहा था उस वक्त। आई एम टॉकिंग फ्रॉम 65 टू 71। तो ये बैकग्राउंड था। और ऐसे में कल्पना कीजिए आर्मी का आक्रोश और आर्मी का गुस्सा कि यहाँ तो हमारे नेता आपस में लड़ रहे हैं, इनके पास कोई एकता नहीं है, ये देश का प्रधानमंत्री एक नहीं चुन सकते, ऊपर से हम कश्मीर को लेके इंटरनेशनल लेवल पे लड़ रहे हैं और बेकार है वो लड़ाई, बातों से क्या होगा। वहाँ अमेरिका पाकिस्तान को अपना स्लेव बना के डिक्टेट कर रहा है चीज़ों को, और यहाँ इंडिया ने थोड़ी सी साठगांठ सोवियत यूनियन से की थी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो ऐसे में आर्मी का जो कू जिसे कहते हैं, बगावत, विद्रोह, इसकी बात बहुत तेज़ी से फैलनी शुरू हुई थी और वो सच्चाई थी। इस फिल्म में भी वो बहुत छोटे से सीन में दिखाया है, जबकि उसकी तैयारी आर्मी में और इधर उसका परिणाम पॉलिटिकल सर्कल में क्या हो रहा था, इसको अच्छे से दिखाना ज़रूरी था। उसके अलावा अब तो बहुत सारी चीज़ें खुल चुकी हैं। कश्मीर के युद्ध के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉक्सी वॉर चला है, अभी तक वो कायम है। उसके बाद तो बहुत सारी बातें जनता के सामने आ चुकी हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ जो इस फिल्म ने मिस किया, कि बांग्लादेश तो इंडिया ने क्रिएट किया। ये तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री थी इंदिरा गांधी की। यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड बना, आर्मी का बगावत, आर्मी का विद्रोह और इंदिरा गांधी का अलग पार्टी बना के अपने आप को लीडर इस्टेब्लिश करना, तो इंदिरा गांधी की जो टीम थी, जो उसके गाइडिंग फोर्स थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी कूटनीति वाली चाल चली जो इतिहास में, जिसने इतिहास बनाया और जिसकी वजह से इंदिरा गांधी बाद में इंदिरा गांधी बनी। इंदिरा गांधी जब शुरू में आई वो
गूंगी गुड़िया के नाम से जानी जाती थी और बाद में वो दुर्गा के नाम से जानी गई, वो फेरोशियस, एग्रेसिव और आयरन लेडी के नाम से जानी गई। ये कैसे हुआ? पाकिस्तान के साथ जो हमारी समस्या थी, आर्मी ने ही ये प्लान इंदिरा गांधी और उसकी टीम के साथ बनाया कि हमें ईस्ट पाकिस्तान को अलग करना चाहिए तो पाकिस्तान कमज़ोर हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही डिप्लोमेटिक थिंकिंग, कूटनीति की थिंकिंग और साथ में आर्मी का प्रैक्टिकल वर्क, और इंडिया ने ही बांग्लादेश में उस सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट की है जिस तरह से 1948 में पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस अफगान ट्राइबल बन के या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के ट्राइबल बन के, कबायली बन के कश्मीर को कैप्चर किए, ठीक ऐसे ही इंडियन आर्मी की फौज ने सिविलियन बन के बांग्लादेश में अनरेस्ट क्रिएट किया, एक मूवमेंट खड़ा किया। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के विद्रोह से और एक लीडर सामने आया, मुजीबुर रहमान। उसके बाद रिफ्यूजीज की समस्या होनी ही थी और इंडिया ने एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट की और इंटरनेशनली हमने इसको अच्छे से छिपा के रखा बिकॉज प्रूफ नहीं था कि ये इंडियन आर्मी कर रही है। तो उससे एक वॉर लाइक सिचुएशन पैदा हुई और हमने उस वॉर में विक्ट्री हासिल की। वॉर की जो स्ट्रेटजी और प्लानिंग है वो इस फिल्म में दिखाई गई है, वो उसके वीडियोस भी हमें मिलते हैं यूट्यूब में। मानिक शाह ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया था इंदिरा गांधी को। लेकिन वॉर की सिचुएशन बनी क्यों? ये फिल्म में अगर आ जाता तो फिल्म बहुत ड्रामेटिक बनती। मेरी नज़रों में फिल्म का सेकेंड हाफ यही होना चाहिए था कि किस तरह से सैम मानिक शाह इनके साथ मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और किस तरह से अपनी आर्मी को मोटिवेट करते हैं जो ऑलरेडी मोटिवेटेड है। वो तो अपने लीडर्स से विद्रोह करते हुए फाइट करने में इंटरेस्टेड है। तो वॉर किया और वॉर में विक्ट्री हासिल हुई। उसके बाद जो इतिहास जानता है वो तो हुआ ही है। उसके बाद ही 71 के वॉर के बाद ही इंदिरा गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी एज ए नेशनल लीडर, एक ग्रेट लीडर के रूप में सामने उभर के आई बिकॉज शी हैड अ रिमार्केबल विक्ट्री। शी हैड डिफीटेड हर ओपोनेंट पाकिस्तान इन अ वेरी डिप्लोमेटिक वे एंड मिलिट्री वे। सो 1971 वॉर इंडिया के इतिहास में एक विक्टोरियस वॉर की तरह माना जाता है और है भी। एक्चुअली वही वॉर हमने अच्छे से जीती है। 48 में तो वॉर नहीं हुई, जो भी हुआ उसके बाद एक छोटी मोटी लड़ाई हुई। 62 हम हार गए थे। 65 में हम विन विन सिचुएशन पे ही थे या लूज लूज ही थे, दोनों की तरफ से क्षति बराबर हुई थी। किसी ने युद्ध जीता नहीं था और हमें युद्ध बंद करने के लिए प्रेशराइज किया गया था। लेकिन 71 में हमने बहुत अपनी जगह बहुत अच्छे से बनाई और इंटरनेशनल जगह में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में हमारा सम्मान पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा होने लगा। तो इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस में भी इंडिया की एक रिस्पेक्ट पहले से ज़्यादा होने लगी और वो इसी वजह से था कि हमने बहुत ही अच्छे से पाकिस्तान को सबक सिखाया, जिसे दुश्मन की तरह दूसरे इंटरनेशनल कंट्रीज़ प्रोजेक्ट करते रहे और हमारे ऊपर दबाव डालते रहे। वो बिजनेस और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड है, खैर वो अलग विषय है। लेकिन ये एरिया मैं पर्सनली मिस किया फिल्म में। जो जैसे ही मैंने इंटरवल में फिल्म देखी, इंदिरा गांधी को सामने सैम मानिक शाह के खड़ा किया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब 65 की वॉर और उसके बाद 71 का पूरा जो पॉलिटिकल वर्ल्ड में हुआ है वो अच्छे से दिखाया जाए। इस तरह की फिल्मों में एक और दिक्कत जो मैं देखा हूँ बहुत सारी फिल्मों में आई है वो ये है कि हम जब भी पॉलिटिशियंस की दुनिया दिखाते हैं तो बस हम उन्हें कॉरिडोर में चलते हुए या एक राउंड टेबल मीटिंग करते हुए, चाय पीते हुए, थोड़ी थोड़ी बात करते हुए दिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इन लोगों की दुनिया में भी बहुत इमोशंस उठते हैं, झगड़े होते हैं, फाइट होती है, ये फाइलें फेंकी जाती है, बेइज्जती की जाती है ब्यूरोक्रेट्स की, तमाशे होते हैं, वहाँ भी ड्रामा है। वो ड्रामा मिसिंग है क्योंकि उनका भी सब कुछ दांव पर लगा रहता है। अगर दांव पर ना हो तो वो कैसे इतनी बड़ी पोस्ट को संभालने के लिए जुझारू रूप से काम करते रहेंगे। तो ये फिल्म और बेहतर हो सकती थी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ तक मेरी समझ में आया है। मैंने अपनी बात रखी है और जो मैंने पहले ही जिक्र किया कि बायोपिक में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और फिल्म मेकर उसको बचता हुआ चलता है कि कंट्रोवर्सी ना हो। जो मैंने आइडियाज़ दिए हैं, बोले हैं, वो कंट्रोवर्शियल हो सकते थे। लेकिन एक बात और ख्याल में रखना ज़रूरी है कि फिल्म मेकर को अगर ऑथेंटिक न्यूज़ मालूम है तो उसे कंट्रोवर्सी से घबराना नहीं चाहिए। जो जिस दुनिया में हो रहा है उसे प्रस्तुत करने में एक
ड्रामा का तो ख्याल रखना ही है, लेकिन अपनी एक ईमानदारी भी होनी ज़रूरी है। जैसे इस फिल्म में हम आर्मी वाइफ्स का एक रोल देख रहे हैं, तो आर्मी वाइफ्स भी, जितनी भी आर्मी ऑफिसर्स की फिल्में दिखाई गई हैं, वो बस ऐसी गुडी गुडी चाय पे बात, पोस्टिंग कहाँ है, इस तरह की बात होती है, जबकि सच्चाई कुछ और है। आर्मी वाइफ्स की अपनी तकलीफ, आर्मी वाइफ्स का अपना कॉन्फ्लिक्ट, आर्मी वाइफ्स अपनी तरफ से नेग्लेक्टेड, आर्मी वाइफ्स का अपना झगड़ा, और उसी तरह जो आम सोल्जर्स हैं, आम ऑर्डरलीज हैं, घरों में सारा गुस्सा आर्मी वाइफ्स का और घर के बच्चों का भी वो ऑर्डरलीज पे निकलता है, जो एकदम बूट पॉलिश करने से लेके कपड़ा इस्त्री करने तक, बेल्ट बांधने तक का काम अपने ऑफिसर का करते हैं, और घर की औरतों के लिए साग सब्जी रोटी भी लाते हैं। तो उनका जीवन भी कहीं देखने को मिलता, उनका वो पक्ष, वो किस तरह से एक्सप्लॉइटेड है आर्मी ऑफिसर्स की बीवी द्वारा, तो शायद ड्रामा और बेहतर होता। हमें थोड़ी सी आदत पड़ी है 60s से कि आर्मी की दुनिया को बड़ा ही गुडी गुडी और अच्छा अच्छा दिखाने की, जबकि आर्मी में दोनों तरह की बातें हैं। आर्मी में आक्रोश भी बहुत है। ये जो एक सीन था फिल्म में सैल्यूट वाला, ये तो सच्चाई है, और ये सैल्यूट वाली इंसिडेंट से तो एक बड़ा चर्चित प्ले थिएटर की दुनिया में है, कोर्ट मार्शल। मैं अपने कई दोस्तों से बात किया हूँ जिनके पेरेंट्स, जिनके फादर आर्मी में रहे हैं, और वो भी बताते हैं कि वहाँ पे जवान की ज़िंदगी बड़ी कठिनाइयों से गुजरती है। अच्छा जीवन तो मिल जाता है, सिक्योरिटी तो मिलती है, रुपए पैसे तो मिल जाते हैं, ऑफिसर्स की तो ज़िंदगी थोड़ी अच्छी होती है, लेकिन ये ऑर्डरलीज, जवान जो सिर्फ फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं, उनका जीवन थोड़ा कठिन और हार्ड रहता ही है। तो अगर हमें ये कैरेक्टर है हमारे पास सैम मानेकशॉ, तो वो किस तरह से उनके लिए भी फाइट करता है। घर में भी हमें देखना था कि वो किस तरह से इन ऑर्डरलीज़ के वेलफेयर के लिए किस तरह से एक्स्ट्रा वर्क करता है, अपनी वाइफ से भी भिड़ जाता है उसको समझाने के लिए कि देखो ऑर्डरलीज़ की ज़िंदगी कितनी टफ है, तो उनके लिए आपको किस तरह से पेश आना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें कुछ फिल्म में कम रह गई मेरी दृष्टि में, लेकिन फिर भी ओवरऑल एक बहुत अच्छी फिल्म है, देखने लायक फिल्म है, एक बार तो देखनी ही चाहिए। खैर, ये फिल्म के लिए इतना काफ़ी है कहने को। तो चूँकि पॉलिटिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड रहा है सैम मानेकशॉ का जीवन, इसलिए बहुत सारे एरियाज़ हैं जिस पर प्रकाश डाला जा सकता है। और उस वक्त भी जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, इसकी और यहिया खान की दोस्ती जो किसी हद तक दिखाई गई, लेकिन उनके अपने द्वंद्व, बड़े अच्छे द्वंद्व बन सकते थे। दोस्तों को किस तरह से अलग अलग मुल्कों के हेड बन के, आर्मी चीफ बन के किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना पड़ता है, वो भी एक इंटरेस्टिंग ड्रामेटिक मोमेंट्स और बन सकते थे, बने हैं, लेकिन थोड़ा सा और होता तो और अच्छा होता। तो कुल मिला के सैम बहादुर फिल्म एक बार तो देखने लायक है ही, और इसमें कुछ जो इतिहास के पन्ने खोले गए हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं पता सैम मानेकशॉ के जीवन के बारे में, उनके लिए तो ये एजुकेटिव है, देखना चाहिए। जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा कि फिल्म बनाना बहुत कठिन काम है। इट्स नॉट एन ईजी वर्क। हमारे जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं उसमें सबसे सिंपल तो पोइट्री राइटिंग है, सिंपल एंड टफ दोनों। सिंपल इसलिए कि आदमी को अकेले काम करना है, वो एकांतवास में काम कर लेता, और फिल्म मेकिंग सबसे टफ इसलिए है कि उसको कितने लोगों से जूझना पड़ता है जो फिल्म बनाता है, राइटर डायरेक्टर, खासकर डायरेक्टर, और इतने सारे लोग इसमें शामिल होते हैं, और हर किसी के कंट्रीब्यूशन के बाद एक फिल्म हमारे सामने आती है। और फंड रेजिंग से लेकर रिलीज तक का सफ़र बहुत जोखिम से भरा रहता है। कब फिल्म बंद हो जाएगी, कब शेल्व हो जाएगी, इसकी ये जो तलवार है वो फिल्म मेकर के ऊपर लटकी रहती है। तो क्रिटिसाइज़ करना या उस पर कमेंट करना ये एक इजी काम है, लेकिन फिर भी अब जो लोग फिल्म बना रहे हैं तो वो अपनी फिल्मों की प्रतिक्रिया क्या है ये तो बोलने वालों का हक है ही। तो मैं फिल्म वालों की रिस्पेक्ट करते हुए, फिल्म मेकर्स की रिस्पेक्ट करते हुए कुछ सुझाव और कुछ बातें कहता रहूँगा। थैंक यू सो मच देखने और सुनने के लिए। बाय बाय एंड नमस्कार।